अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSc 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ साइको फार्माकोडायनेमिक्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के हवाले से ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इससे MCQs के आने के चांसेस है ड्रग के हवाले से अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है इस यूनिट को गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ इस यूनिट में हम एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स पर बात करेंगे। ठीक है, मतलब वो ड्रग्स जो कि हम डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए यूज़ करते हैं और जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, तो मूड डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो उन ड्रग्स को हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स पर, कि हमारे साथ डिफरेंट किस्म के जो एंटी डिप्रेसेंट्स है और डिफरेंट जनरेशन के जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है उसको हम क्लासीफाई करेंगे। इसके साथ साथ ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इन ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट है उस पर हम बात करेंगे और आखिर में फिर हम नर्सिंग इंटरवेंशन पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एंटी डिप्रेसेंट से। एंटी डिप्रेसेंट क्या है? व्हाट इज एंटी डिप्रेसेंट? Antidepressant is anything and especially a drugs used to prevent or treat depression is called antidepressant। Antidepressant जो है ये हमारे साथ कोई भी चीज़ या हर वो चीज़, ख़ास तौर पर हमारे साथ वो ड्रग्स जिसको हम डिप्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए या डिप्रेशन के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है डियर स्टूडेंट्स। Antidepressant should not be used unless depression is severe or other treatment are failed। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है प्रिकॉशन दी गई है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को आप उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपकी जो डिप्रेशन है वो सेवियर ना हो जाए, या आप डिप्रेशन के लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट जब तक फेल ना हो जाए या उससे आपको जब तक कोई फ़ायदा ना मिले, तो उसके बाद जो है आप एंटी डिप्रेसेंट की तरफ जा सकते हैं और एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एंटी डिप्रेसेंट के हमारे साथ फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी है, सेकंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट्स की। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ बेसिकली 2 मेंबर है। एक को हम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कहते हैं और दूसरे को हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। ठीक है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये हमारे साथ फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट्स है। ठीक है, इसको अपने साथ नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे साथ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आते हैं और सेलेक्टिव सेरोटोनिन या सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, इसके साथ साथ मिससेलेनियस ड्रग्स, मतलब सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट्स में हमारे साथ 3 मेंबर्स जो है ये मौजूद है, 3 क्लासेस जो है वो मौजूद है, जबकि फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट में हमारे साथ 2 क्लासेस जो है वो मौजूद है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ मूड स्टेबलाइजर्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे मूड को स्टेबल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोनोएमाइन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। मोनोएमाइन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन क्या है? मूड इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ मोनोएमाइन एक्टिविटी इन द ब्रेन।
डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये जानना जो है आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो मूड है ये किस चीज़ से कंट्रोल होते हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मूड को कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, तो मोनोएमाइन जो है ये हमारे साथ वो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो कि हमारे मूड को कंट्रोल में रखती है। ठीक है, और ये मोनोएमाइन जो है ये हमारे ब्रेन में इनका काम होता है, हमारे ब्रेन में जो है ये अपना काम का परफॉर्म करती है। मोनोएमाइन जो है ये हमारे साथ बायोजेनिक एमाइन है। बायोजेनिक एमाइन से मुराद ये है कि ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हमारे साथ जो बायोजेनिक एमाइंस आते हैं मोनोएमाइंस, तो इसमें हमारे साथ सेरोटोनिन्स आते हैं। ठीक है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉरएपिनेफ्रिन्स हो गए और डोपामीन्स। ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये हमारे साथ मोनोएमाइन है, बायोजेनिक एमाइन है। ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि हमारे मूड को बैलेंस रखने में, हमारे मूड को स्टेबल रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स लाइक कोकेन improve mood and drugs like रिसरपिन that block मोनोएमाइंस cause depression। इसी तरह से हमारे साथ कुछ साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स है। साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स से मुराद वो एजेंट्स, वो ड्रग्स या वो चीज़ें जो कि हमारे साइकोमोटर एक्टिविटीज़ को क्या करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो साइकोमोटर स्टिमुलेंट में जैसे कि कोकेन हो गया, कोकेन का काम क्या होता है, कोकेन हमारे जो मूड है इसको बेहतर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम उन ड्रग्स की बात करें लाइक रिजरपिन हो गए, रिजरपिन क्या करती है, रिजरपिन मोनोएमाइंस को ब्लॉक करती है। ठीक है, मोनोएमाइंस की जो एक्टिविटीज़ होती है तो उसको ब्लॉक करती है, उसको स्टॉप करती है, और इस वजह से फिर हमारे ब्रेन के जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ऑल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इंक्रीज सेरोटोनिन एक्टिविटीज़। इसी तरह से हमारे साथ जितने भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। कहते हैं कि जितने भी हमारे साथ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है जो कि हम डिप्रेशन के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, तो इन सब का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये सेरोटोनिन की जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या करती है, उसको बढ़ाती है। सेरोटोनिन हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, दिस इज़ अननेसेसरी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बट नॉट सफिशिएंट इफेक्ट टू एक्ट एज एन एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो इतना जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है जो कि एंटी डिप्रेसेंट करता है। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट की तरह जो सेरोटोनिन है इसका फंक्शन इतना इफेक्टिव नहीं है अकेले में। ठीक है, मूड इज़ क्लियरली अ रिजल्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑल मोनोएमाइंस एंड अदर न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अलावा हमारा जो मूड है ये क्लियरली डिपेंड करता है कम्प्लेक्स, मतलब जितने भी हमारे साथ मोनोएमाइंस है और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर के का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो इस इंटरेक्शन पर हमारा मूड जो है डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इंटरेक्शन प्रॉपर हो रही हो, सही तरीके से हो रही हो, रेगुलेटरी फॉर्म में हो रही हो और बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न में हो रही हो, तो हमारा जो मूड होता है वो फिर नॉर्मल होता है, कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर इंटरेक्शन जो है डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स के दरमियान सही नहीं हो रही हो और कंपटीशन एक दूसरे के दरमियान जारी हो, ठीक है, तो इससे हमारे ब्रेन के जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मूड जो है वो फिर चेंज हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है, और फिर हम या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या एंजाइटी में पड़ जाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की, कि मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ब्लॉक मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इनका काम क्या है, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट से मुराद ये मोनोएमाइन ऑक्सीडेज के जो फंक्शन होते हैं, तो उन फंक्शंस को ये क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, उसको डिक्रीज करता है। सो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनएक्टिवेट
इनएक्टिवेट द न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को इनएक्टिवेट कर देती है, जिसमें हमारे साथ एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन आते हैं। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के जो फंक्शन है वो जब स्टॉप हो जाते हैं, वो जब इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारा मूड तो फिर चेंज होगा ही होगा। व्हेन मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट, जब मोनोएमाइन ऑक्सीडेज ये इनहिबिट हो जाता है, इसके फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं या इसकी जो सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाती है, कम हो जाती है, तो अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज़ इंक्रीज। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, तो इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेन में जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप सब दोस्तों को पता है क्या होता है, विच रिजल्ट इन रिडक्शन इन डिप्रेशन। तो इसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन में फिर क्या आती है, कमी आ जाती है। ठीक है, और जब न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है फिर जो सिग्नल ट्रांसफरिंग है, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते। जब न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते तो ज़ाहिरी बात है फिर हमारे बॉडी को जो सिग्नल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जो मूड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इसलिए देते हैं कि जो हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए। जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़ाहिरी बात है फिर ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो मौजूद होंगे सिग्नल्स या मैसेजेस को सेंड करने के लिए, और जब ज़्यादा मौजूद होंगे तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम में जो है सिग्नल जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को मिलेंगे, तो फंक्शन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से होगा। तो जब फंक्शन प्रॉपर तरीके से होगा तो ज़ाहिरी बात है फिर हमारा जो मूड है वो भी नॉर्मल होगा और किसी किस्म की हाइपर एक्टिविटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं और हमारे जो मूड है उसको ठीक करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कॉमन मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, अब हमारे साथ जो कॉमनली यूज मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ठीक है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट है, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, तो हमारे साथ वो मंदरजा झेल है। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को याद करने के लिए मैंने आप दोस्तों के लिए यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो बनाया हुआ है, जिसको अगर आप याद करेंगे तो आपको जो है इस क्लास में जितने भी ड्रग्स आते हैं मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में तो वो फिर आपको याद रहेंगे। फार्मूला है कि इतना प्यारा तेरा मेरा साथ है, इतना प्यारा तेरा मेरा साथ है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है ये थोड़ा सा आशिकी टाइप फार्मूला है, तो आपने जो है इसको प्यार से याद करना है। ठीक है, तो अगर आप प्यार से याद करेंगे तो आपको ये याद रहेगा और आपको फिर ड्रग्स भी याद रहेंगे। ठीक है, इतना प्यारा तेरा मेरा साथ है। ठीक है, आई स्टैंड फॉर आइप्रोनेजेड, ठीक है, आइप्रोनेजेड, ठीक है, टी स्टैंड फॉर फिनाइलजीन, फिनाइलजीन, ठीक है, अनदर टी स्टैंड फॉर ट्रेनाइलसिप्रोमीन, फिर एम स्टैंड फॉर मोक्लोबिमाइड, ठीक है, और इसी तरह से एस स्टैंड फॉर सिलिजीन। तो इस तरह से जो है आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, इतना प्यारा तेरा मेरा साथ है। सो इतना प्यारा तेरा मेरा साथ है, इन सेंटेंस के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है इससे जो है आपके ड्रग्स नेम आते हैं। ठीक है, जैसे कि आई स्टैंड फॉर आइप्रोनेजिड, पी स्टैंड फॉर फिनाइलजीन, टी स्टैंड फॉर ट्रेनाइलसिप्रोमीन एंड एम स्टैंड फॉर मोक्लोबिमाइड एंड एस स्टैंड फॉर सिलिजीन। कमबख्त ये इतने मुश्किल नाम है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, इसको वर्बलाइज करने के लिए अपने मुंह को टेढ़ा वेढ़ा करना पड़ता है। थेराप्यूटिक यूजेस की अगर हम इन ड्रग्स की बात करें तो थेराप्यूटिकली ज़ाहिरी बात है सबसे पहली जो इसको यूज़ करने का हमारा मकसद है वो ये है कि इसको हम डिप्रेशन के इलाज के लिए जो है यूज़ करते हैं कि हमारा जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। क्लिनिकली यूज़फुल फॉर ए टाइपिकल डिप्रेशन, और इसी तरह से क्लिनिकली ये ए टाइपिकल डिप्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। विद इंटरेक्शन टायरामीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस,
इट काजेज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसके अलावा अगर ये ड्रग्स टायरामीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस के साथ इंटरेक्ट कर दे, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें टायरामीन मौजूद हो, ठीक है, जैसे कि चीज़ वगैरह हो गए, तो ये क्या काज करती है, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस को काज करती है। सो ड्यू टू दिस लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट ऑफ मोनो ऑक्सीडेज एमाइन इनहिबिटर, इस लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट की वजह से मोनो ऑक्सीडेज एमाइन इनहिबिटर्स को जो है कंसीडर किया जाता है सेकेंड लाइन एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की डियर स्टूडेंट्स बात करें तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को लो करती है, जिसको हम पोस्टरल हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके साथ साथ ब्लॉक मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर आल बायोजेनिक एमाइन, जो दूसरे बायोजेनिक एमाइंस हैं उनकी मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करती है, और इस वजह से इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग्स दैट इंक्रीज बायोजेनिक एमाइन लेवल। इसी तरह से किसी भी ड्रग के जो इफेक्ट है उसको इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो बायोजेनिक एमाइन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिस सच ए साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स हो गए, डीकंजेस्टेंट्स हो गए, नोज ड्रॉप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे साथ आती है। आल्सो पोटेंटेट्स अल्कोहल एंड ओपियोइड, इसके साथ साथ ये हमारे साथ जो मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ये अल्कोहल और ओपियोइड के जो इफ़ेक्ट है उसको भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। पोटेंटेट से मुराद इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। ब्लॉक मेटाबॉलिज्म ऑफ थायरामीन फाउंड इन एज चीज़, ठीक है। इसी तरह से जो थायरामीन की जो मेटाबॉलिज्म है ये एज्ड चीज़, मतलब जो जिस पर टाइम गुजरा हुआ हो उन चीज़ में जो है पाए जाते हैं। पिकल हेरिंग में पाए जाते हैं, बियर वाइन में, चॉकलेट्स वगैरह में। एक्यूमुलेशन ऑफ थायरामीन काजेज हाई ब्लड प्रेशर, काजेज इंटरनल ब्लीडिंग, स्ट्रोक। इसी तरह से अगर टायरामीन जो है वो हमारे बॉडी में जमा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से आप सब दोस्तों को पता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो फिर पड़ जाते हैं, वहाँ पर हेमरेज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ब्लीडिंग और स्ट्रोक के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, अब आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन का जो सेकंड मेंबर है, सेकंड क्लास है, जिसको हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। दीज आर ड्रग्स एजेंट दैट हैव अ ट्राईसाइक्लिक केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये असल में हमारे साथ ड्रग्स एजेंट है जिनका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राईसाइक्लिक है, ठीक है। ऑल्दो दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरली, इसके अलावा स्ट्रक्चरली जो है ये मुख्तलिफ हो सकते हैं एक दूसरे से। दे आर सिमिलर फार्माकोलॉजिकली एंड थेराप्यूटिकली, लेकिन अगर हम थेराप्यूटिकली देखें और फार्माकोलॉजिकली देखें तो ये सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है इनके मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट किस तरह से काम करते हैं, तो ट्राईसाइक्लिक जो है ये क्या करती है, ब्लॉक करती है रीअपटेक ऑफ मोनोएमाइंस की जो रीअपटेक है उसको ब्लॉक करती है। बट न्यूअर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हैव अदर इफेक्ट एज वेल। इसके साथ साथ जो नए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है तो इसके जो फंक्शन है वो थोड़े अपग्रेडेड है, थोड़े से एडवांस है, ठीक है। इनहिबिशन और रीअपटेक ऑफ मोनोएमाइन रिजल्ट, अब जब मोनोएमाइंस की इनहिबिशन या इसकी जो रीअपटेक है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ब्रेन में जो है इन न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसंट्रेशन है, जिसमें हमारे साथ एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन या सेरोटोनिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन ब्रेन में इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच काजेज रिडक्शन इन डिप्रेशन। तो इस वजह से जो डिप्रेशन है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्यों कमी आना शुरू होती है उसका मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि जब न्यूरोट्रांसमीटर हमारे साथ ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगे तो जाहिर बात है फिर हमारे साथ जो सिग्नल ट्रांसफरिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से होगा, टाइम पर होगा। टाइम पर जो है सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, और इसी तरह से टाइम पर जो है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस वो
क्या होंगे, वो होते होंगे, ठीक है, परफॉर्म होते होंगे। तो इसी वजह से हमारे जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है वो भी डिक्रीज़ होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और इसी तरह से जो मूड है वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। अब हमारे साथ जो कॉमन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन है, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फार्मूला जो है वो बनाया हुआ है। फार्मूला इसलिए बनाया है ताकि आपको जो है इन ड्रग्स के नेम जो है वो आपको याद रहे, ठीक है। सो फार्मूला जो है वो आपको दिया गया है। कहते हैं कि आपके दिल ने मेरे दिल से कहा, आपके दिल ने मेरे दिल से कहा। असल में मेरा मूड जो है वो थोड़ा सा आशिकाना मूड है, ठीक है। तो इस वजह से जो मेरी बातें हैं या जो मेरे फार्मूले हैं वो ये इसी तरह से दिल से मिलते जुलते हैं, दिल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे जो फार्मूले भी है वो इसी तरह आशिकाना आशिकाना आपको लगेंगे, ठीक है। तो आपने इस पर माइंड नहीं करना है और आपने जो है इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके दिल ने मेरे दिल से कहा, ये कहा जो है हमारे साथ एक्स्ट्रा वर्ड है। बाकी जो पूरा सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये हमारे साथ पूरे क्या करते हैं, इन ड्रग्स को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आपके जो हमारे साथ इसमें पहला अल्फ़ाबेट ए आता है, तो ए स्टैंड फॉर एमिट्रिप्टालीन, एमिट्रिप्टालीन, ठीक है। आपने इस तरह से इसको याद करना है। ए स्टैंड फॉर एमिट्रिप्टालीन। दिल में हमारे साथ जो डी आता है, तो डी स्टैंड फॉर डिसिप्रामीन, ठीक है। इसी तरह से ने में हमारे साथ जो एन आता है, तो एन स्टैंड फॉर नॉरट्रिप्टालीन, ठीक है, नॉरट्रिप्टालीन। इसी तरह से मेरे में हमारे साथ जो एम आता है, तो एम स्टैंड फॉर मिर्ताज़ेपिन, ठीक है, मिर्ताज़ेपिन। इसी तरह से फिर हमारे साथ दिल आता है, तो दिल स्टैंड फॉर डोज़ेपिन, ठीक है, डोज़ेपिन। तो ये हमारे साथ एक फार्मूला है जो कि मैंने आप दोस्तों के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है इसको याद करना है। आ जाते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेस की तरफ। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। ज़ाहिर बात है इसको हम डिप्रेशन के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दे हैव बीन यूज फॉर ओवर 40 ईयर्स। इन ड्रग्स को जो है 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि इसको डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव दैन अदर एंटी डिप्रेसेंट। इसी तरह से ये दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स के बनस्बत जो है लेस एक्सपेंसिव है, लेस महंगे है, कम महंगे है, ठीक है, दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स के बनस्बत। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल न्यूरल्जिया, ठीक है। इसके अलावा जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इसको जो है फेशियल न्यूरल्जिया के इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। Their anticholinergic properties result in many adverse effects and unfortunately reduces their usage। इसके जो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी वजह से जो है बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट ये काज करता है, जिसकी वजह से इसका जो इस्तेमाल है वो अब कम हो गया है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ की तरह के बारे में। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? अपोजिंग द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंटी एसिटाइल कोलिन। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ ये असल में हमारे साथ वो एक्शन होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के जो अपोजिट होते हैं, तो उसको हम एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। एसिटाइल कोलिन के जो फंक्शन है, जब वो फंक्शन अपोजिट हो जाए, उस फंक्शंस के अपोजिट काम होना शुरू हो जाए, तो इसको फिर हम एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। दे इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्सेस। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्सेस की जो ट्रांसमिशन है, जो सिग्नल्स ट्रांसफरिंग प्रोसेस होता है, उसको क्या करता है, उसको रोकता है, उसको डिस्टर्ब करता है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल रिड्यूसेस, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स जब जो स्पाज्म हुए होते हैं, स्मूथ मसल में जो कंट्रैक्शन आई हुई होती है, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन आई हुई होती है, तो वो इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन जो है वो फिर कम हो जाती है। अब हमारे साथ जो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ है, तो इसमें हमारे साथ डिजीनेस आता है, ठीक है।
इसके साथ साथ पोस्टल हाइपोटेंशन हो गया, कंस्टिपेशन का होना, माउथ का ड्राई हो जाना, एडिमा का हो जाना, मसल ट्रिमर्स का होना और यूरिनेशन का डिले हो जाना, ये सारे एक्टिविटीज़ हमारे साथ एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट्स। अब आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ। Second generation antidepressants are a group of new antidepressant drugs that are generally considered as superior to tricyclic antidepressant in terms of their less side effect but not of their overall efficacy or onset of action. Second generation antidepressant ये हमारे साथ new antidepressant drugs है। ठीक है, दे आर जनरली कंसिडर्ड सुपीरियर। इसको जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से ज़्यादा जो है सुपीरियर समझा जाता है, माना जाता है, बेहतर इसको माना जाता है, इस वजह से कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के बनिस्बत कम है, लेकिन इसके जो इफ़िकेसी है, इसके जो असरात है, ठीक है, तो वो इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसको जो है बेहतर समझा जाता है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आर सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट। इसी तरह से हमारे साथ जो सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट में जो ड्रग्स आते हैं तो उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। ठीक है, इस सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, मतलब ये किस तरह से काम करते हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक एक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर ये काम करती है बाय सेलेक्टिवली इनहिबिशन ऑफ सेरोटोनिन रीअपटेक, जिसमें ये क्या करते हैं, सेलेक्टिवली सेरोटोनिन की जो रीअपटेक है उसको क्या करती है, उसको रिड्यूस करती है, उसको कम करती है, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन है वो दो न्यूरॉन के ट्रांसमीटर या जो एक्सोन और डेंड्राइट के दरमियान जो स्पेस होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो उस स्पेस में हमारे साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन है तो वहाँ पर फिर सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, जब वहाँ पर ज़्यादा होती है will having little या no effect on नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामिन रीअपटेक। ठीक है, तो सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन वहाँ पर क्या हो जाती है, वहाँ पर उसी तरह से ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स ट्रांसफरिंग प्रोसेस है वो फिर नॉर्मल रहता है। when सेरोटोनिन इज़ इनहिबिटेड फ्रॉम रीअपटेक, जब सेरोटोनिन को जो है रीअपटेक होने से रोक लिया जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, उसको जो है रहने दिया जाता है उस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में, तो इससे क्या होता है, इससे इसकी जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो इंक्रीज़ हो जाती है साइनेप्टिक क्लिफ्ट में, विच डिक्रीजेस डिप्रेशन, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स काम करते हैं। ठीक है, कॉमन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक। अब कॉमन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक हमारे साथ कुछ ड्रग्स है। इन ड्रग्स के लिए भी मैंने आप दोस्तों के लिए एक फार्मूला बनाया है जो कि आपको दिया गया है। फार्मूला है फजूल फरमाइशों से परहेज़ करो, फजूल फरमाइशों से परहेज़ करो। सो एफ स्टैंड फॉर फ्लूजेटीन, another F stand for fluvoxamine, S stand for sertraline, P stand for paroxetine and C stand for citalopram। ठीक है, citalopram। तो इस तरीके से जो है आपने याद रखना है, फजूल फरमाइशों से परहेज़ करो, फजूल फरमाइशों से परहेज़ करो। तो F stand for fluoxetine, another F stand for fluvoxamine, another S stand for sertraline and P stand for paroxetine and C stand for citalopram। ठीक है, तो citalopram। ठीक है, इसके अगर हम थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आर यूज टू ट्रीट मैनी इफेक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे इफेक्ट्स को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। दीज ड्रग्स कैन बी इफेक्टिवली यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। इसी तरह से इन ड्रग्स को जो है डिप्रेशन
बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ओबेसिटी, ईटिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक अटैक एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए जो है ख़ास तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक हैव लेस साइड इफ़ेक्ट एज कम्पेयर टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या मोनो ऑक्सीडेज इमाइन इनहिबिटर्स के बनिस्बत इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। द कॉमन साइड इफ़ेक्ट में भी अब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें हमारे साथ हेडेक आता है, डिजीनेस, ट्रिमर, नर्वसनेस, इंसोमिया से मुराद नींद का ना आना, फेटीक मतलब थकावट का हो जाना, नाजिया, ठीक है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, माउथ का खुश हो जाना, स्वेटिंग का होना और सेक्सुअल डिसऑर्डर का हो जाना, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है हमारे साथ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक के। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर में हमारे साथ अगर मोड ऑफ एक्शन की हम बात करें तो सेलेक्टिवली इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इसमें सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर सेलेक्टिवली इनकी जो रीअपटेक है उसको रोका जाता है। ठीक है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में भी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन पेशेंट, उन पेशेंट में हु क्रॉनिक पेनफुल सिंड्रोम, जिनमें क्रॉनिक पेनफुल सिम्टम्स पाए जाते हैं, सच एज कमर का दर्द का होना, ठीक है, मसल्स के दर्द का होना, अगेंस्ट विच सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक आर आल्सो इनइफेक्टिव। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इससे नाजिया, हेडेक, सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिजीनेस, इंसोमिया, कॉन्स्टिपेशन, इसी तरह से स्वेटिंग आ जाती है एंड समनोलेंस जो है, ठीक है, समनोलेंस से मुराद चिड़चिड़ापन। तो ये साइड इफ़ेक्ट जो है इस ड्रग्स के यूज़ की वजह से आते हैं। ठीक है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें हमारे साथ वेनलाफ्लाजीन आते हैं, ठीक है, वेनलाफ्लाजीन आते हैं और ड्यूलोजिटीन आते हैं। ठीक है, ड्यूलोजिटीन एंड वेनलाफ्लाजीन ये हमारे साथ सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में आते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, नर्सिंग की जिम्मेदारियां होती है एडमिशन से पहले। ठीक है, एडमिशन से पहले हम क्या करेंगे, चेक ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने से पहले, ड्रग्स को देने से पहले हम क्या करते हैं, चेक फॉर ड्रग और हर्बल इंटरेक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ एलर्जीज़ के लिए हम चेक करेंगे कि पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, ड्रग्स से एलर्जी तो नहीं है। इसके साथ साथ एसेस बेस लाइन मेंटल स्टेटस, जो बेस लाइन मेंटल स्टेटस है उसको हम चेक करेंगे। इसके साथ उनके जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ है उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, कि पेशेंट में किसी किस्म की सुसाइडल टेंडेंसीज़ तो नहीं पाई जाती। इसके बाद ड्रग्स को देने के बाद फिर नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, मॉनिटर फॉर इफ़ेक्टिवनेस एज एग्जिबिटेड बाय डिक्रीज इन सिम्टम्स। हम ड्रग्स के जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको हम चेक करेंगे कि ड्रग के क्या असरात जो है पेशेंट पर हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम मॉनिटर करेंगे साइड इफ़ेक्ट एंड सेरोटोनिन सिंड्रोम और साइड इफ़ेक्ट्स को। इसके अलावा रिमेंबर दैट अ लॉट ऑफ दिस ड्रग कैन काज डिजीनेस, ज़्यादातर ये ड्रग जो है डिजीनेस को काज करती है इन फर्स्ट फ्यू वीक्स में। ठीक है, जब हम इसको लेते हैं, तो इसलिए जब भी इसको हम एडमिनिस्टर करेंगे तो प्रिकॉशन के साथ इसको हम क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे। टीचिंग अबाउट मेडिकेशन, इसके अलावा हम अपने क्लाइंट को जो है मेडिकेशन के बारे में उनको हम टीच करेंगे, उनको बताएंगे। इंश्योर द पेशेंट टेक्स द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, हमने जो है अपने पेशेंट को बावर कराना है, उनको ये बताना है कि आपने जो है ऑर्डर के मुताबिक मेडिसिन को लेना है। द मेडिकेशन शुड नॉट बी विथड्रॉन एब्रप्टली बट टेपर। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है मेडिकेशन को अचानक ही नहीं छोड़नी बल्कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको छोड़ना है। इफ़ विथड्रॉन एब्रप्टली कैन काज, अगर इसको आप अचानक छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, डिजीनेस होगा, सर दर्द होगा, नोजिया होगा, ट्रिमर होगा, एंजाइटी होगी और मूड चेंज होंगे। ठीक है, सिम्टम्स कैन अकर विद इन अ डे ऑफ स्टॉपिंग और अप टिल वीक ऑफ एंडिंग एंड द सिम्टम्स कैन परसिस्ट फॉर वीक। ठीक है,